सभी को नमस्कार। मराठी भाषा परिचय 1 इस कोर्स के अंतर्गत फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो लेक्चर 9वां है और वो मॉड्यूल जो है वो है 2.3, जिसमें आज हम देखने वाले हैं वर्णांची उच्चार स्थाने व 14 खड़ी। तो वर्णों के उच्चार स्थान कहाँ पे है और वर्ण किस प्रकार से उच्चारण करते हैं और 14 खड़ी की कंसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए, आपण काय शिकणार आहोत, यानी आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं उच्चारण म्हणजे काय, यानी उच्चारण का मतलब क्या है, उच्चारण हम कैसे करते हैं। वर्णांची उच्चार स्थाने, यानी वर्णों के जो उच्चार स्थान है वो कहाँ पे है, और 14 खड़ी यानी जो स्वर और व्यंजन इनका मिलान करने के बाद जो अक्षर हमें प्राप्त होते हैं उनका लेखन किस प्रकार से मराठी में होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं उच्चारण के बारे में। उच्चारण म्हणजे काय, यानी उच्चारण किसे कहते हैं। अब हम सभी को मालूम है कि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं उच्चारण ही कर रहा हूँ। मानुस हा बोलनारा प्राणी है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी सजीव है वो सब बोलते हैं, भले ही वो पंछी हो, पशु हो। तो लेकिन उसमें भी मानव की विशेषता ये है कि मनुष्य एक बोलने वाला प्राणी है और वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लिपियों का इस्तेमाल करता है, इसलिए भाषिक विविधता भी हमें मनुष्य में दिखाई देती है। तो इन सभी जो शब्द व्यापार जो होता है, कहीं भी हम जाते हैं तो अलग अलग शब्दों का उच्चारण करते हैं। जैसे हम कर्नाटका में जाएंगे तो कन्नड़ में बात करेंगे, केरला में जाएंगे तो मलयालम में बात करेंगे, लेकिन कुल मिला के उनकी जो भी वोकैबुलरी या शब्द संपत्ति है, शब्दावली है, तो वो जब एक दूसरे से बात करते हैं तो इस सभी शब्द व्यापार में जो मुख्य इंद्रिय काम करता है वो होता है मेंदू। मेंदू का मतलब है दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन। तर उच्चारण म्हणजे काय, तर उच्चारण म्हणजे घसा, तोंड, नाक या पोकळ्यांमधून श्वास आणि उच्छ्वास यांच्या रूपाने वाहणाऱ्या हवेला कंठ, जीभ, ओठ, तालुपटल यांच्या मदतीने कमी अधिक अडवून ध्वनिलहरी उत्पन्न करणे आणि त्यांना या पोकळ्यांमधून घुमवणे। इसका मतलब क्या है कि उच्चारण में हम देखिए कि नाक का इस्तेमाल करते हैं, मुंह का इस्तेमाल करते हैं, मुंह के अंदर का जो हिस्सा है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिह्वा का इस्तेमाल करते हैं, जीभ का इस्तेमाल करते हैं, कंठ का इस्तेमाल करते हैं, ओठ का इस्तेमाल करते हैं, तालु पटल उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके इस्तेमाल करने के बाद हम कम ज़्यादा पैमाने पर उस हवा को रोक लेते हैं और उस फ्रीक्वेंसीज़ की यानी उन लहरों को निर्माण करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को हम निर्माण करते हैं। इसके लिए हम जो मुखविवर है या नासिका विवर है उसमें उस ध्वनि को थोड़ा बहुत घुमाते भी है और उसके बाद हमारा उच्चारण हो जाता है। अब उच्चारण के बारे में जब हम बात करते हैं तो उच्चारण के लिए मुख्य रूप से उच्चारणात मुख्यतः उच्छ्वासाचा वापर केला जातो। यानी उच्चारण के लिए मुख्य रूप से जो है उच्छ्वास यानी हवा को बाहर छोड़ने का ही ज़्यादा काम होता है। आप इसको महसूस करके देखिए कि आपके हाथ जो है आगे ऐसे मुंह के ला के देखिए कि कितनी ज़ोर से हवा जो है वो आपके मुंह से बाहर उस समय आ रही होती है। तो इस प्रकार से उच्चारण सिंपली स्पीक आउट या जो ध्वनि लहरी है, ध्वनि लहरी यानी साउंड फ्रीक्वेंसीज को क्रिएट करना, जिसको हम उच्चारण कहते हैं। तो उच्चारणाशी संबंधित अवयव, तो जब उच्चारण हम करते हैं तो उससे संबंधित अवयव यानी अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो है जीभ यानी जिह्वा। यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जिसमें एक पे आप देख सकते हैं कि जिह्वा है, तो एक आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये है जिह्वा। तो जिह्वा यानी जीभ, जिससे सभी प्रकार के ध्वनियों को निर्माण करने में हमें सहायता मिलती है। दूसरा जो है परजीभ। परजीभ का मतलब होता है कि जो जिह्वा के पिछला हिस्सा है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम परजीभ कहते हैं, जो कि दूसरा हिस्सा है। तीसरा है कोमल तालु। कोमल तालु यानी कंठ। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि तीसरा आंकड़ा जहाँ पे लिखा हुआ है वो है कोमल तालु, यानी जो अंदर का हिस्सा है उसके ठीक पीछे ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसको हम कोमल तालु या कंठ कहेंगे। उसके बाद आता है मूर्धा।
आप डायग्राम में देखेंगे तो मूर्धा जो है वो कोमल तालु और कठोर तालु के बीच में है, यानी एकदम बीच वाला जो ऊपरी हिस्सा है मुखविवर का उसको हम कहेंगे मूर्धा। उसके बाद पांचवा जो है वो है कठोर तालु। आप डायग्राम में देखिए जहाँ पे 5 आंकड़ा लिखा हुआ है वो है कठोर तालु, यानी ये वाला अंदर वाला हिस्सा। उसके बाद छठवां है दंत तालु, यानी जस्ट दांत के पीछे वाला जो हिस्सा है, ठीक दांत के पीछे वाला हिस्सा मुखविवर में, उसको हम कहेंगे दंत तालु। दांत के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि दांत से भी हवा का घर्षण होता है, तो दांत भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अंग है जो उच्चारण से संबंधित है। उसके बाद है ओठ, तो ये ओठ है और इससे भी ध्वनि के प्रसारण में या ध्वनि के उच्चारण में हमें सहायता मिलती है। उसके बाद है नाक, नोज, तो नोज जो है उससे हवा का आवागमन होता है, जैसे श्वास उच्छ्वास में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है और ध्वनि का कंपन कर। बहुत सारे ऐसे स्वर है या स्वरादि है जिसमें अनुनासिक है, व्यंजन में कुछ अनुनासिक है, तो उसका उच्चारण करते समय हमें नाक का उपयोग करना पड़ता है। साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी अंग है जो यहाँ पे वर्णाक्षर से दर्शाए गए हैं, जैसे यम है या म है, म, जो कि मुख विवर को दर्शाने वाला है। ठीक है, तोंडाची पोकड़ी उसको मराठी में कहते हैं, तो उसको म को मुख विवर दर्शाता है, जो कि मुख के अंदर का जो हिस्सा है जहाँ पे हवा होती है, तो उसको हम मुख विवर कहेंगे। नाकाची पोकड़ी, यानी नासिका के अंदर भी जो नासिका विवर है जहाँ पे हवा का आवागमन होता है, तो उसको हम नासिका विवर कहेंगे। अन्न नलिका, जहाँ से हम खाना खाते हैं वो जो नलिका है उसको हम अन्न नलिका कहेंगे। इसका भी साउंड प्रोडक्शन में या ध्वनि के उच्चारण में कुछ रोल है। उसके बाद श्व करके लिखा गया है जो है श्वास नलिका, यानी श्वास लेने की जो नली है जो ठीक उसके पीछे से है हमारे मुखविवर के, तो उसको हम कहेंगे श्वास नलिका। तो ये सभी अवयव जो है ये उच्चारण से संबंधित अवयव है। तो ये अवयव जान लेना जरूरी इसलिए था कि उसके अलावा उच्चारण पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आगे चलते हैं, हम एक चार्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्णांची उच्चार स्थाने, यानी वर्णों के उच्चारण स्थल। तो वर्णों के उच्चारण स्थल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। एक है मुख का स्वर कौन से है वो भी दिया गया है, व्यंजन कौन से है वो भी दिया गया है, मुखाचा भाग यानी कौन से मुख के हिस्से से वो ध्वनि निकलती है, और उस वर्ण को उस हिसाब से कौन सा नाम देंगे या उस वर्ण को क्या नाम हम देंगे इस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में, ये भी सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं और मैं आपको यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको महसूस कीजिए कि किस प्रकार से इन ध्वनियों का, इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो अ और आ, ये स्वर देखिए, आप फिर से एक बार उच्चारण करके आ, तो इसका उच्चारण जो है कंठ से होता है। उसी प्रकार से व्यंजन क, ख, ग, घ, न, ह, तो इनका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है, इसलिए इन स्वरों को या इन व्यंजनों को कंठ वर्ण बोलेंगे। ये मुख के कंठ भाग से बाहर आते हैं या उस हिस्से से संबंधित है, इसलिए हम उसको कंठ वर्ण कहेंगे। दूसरा देखिए स्वर अ, ई। अब ये दो स्वर है अ, ई, और व्यंजन है च, छ, ज, झ, न, य, श। तो ये जो है इनमें तालु का इस्तेमाल होता है। हालांकि च, छ, ज, झ के दो प्रकार के उच्चार हैं, जिसमें एक है तालव्य और दूसरा दंत तालव्य। तो जब उसके साथ य मिल जाता है च, छ, ज, झ, तो उन स्वरों को, उन व्यंजनों के उच्चारों को हम तालव्य कहेंगे, क्योंकि वो तालु के हिस्से को, यानी जहाँ पे हम इमली लेके चबाते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा है तालव्य, तो उस हिस्से को जो जिह्वा है वो स्पर्श
करती हुई या उधर से उठती हुई हमें उस समय दिखाई देते हैं। जैसे फिर से एक बार करके देखिए, अ, ई, च, छ, ज, झ, न, य, श। तो इसलिए इनको बोलेंगे तालव्य, तालव्य वर्ण। आगे चलते हैं जिसमें स्वर है रू और व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, न, र, श, ल। तो इन सभी में जो है कंठ और तालु, कंठ यानी टाड़ू यानी इसके बीच वाली जो जगह है, जो मूर्धा है, वहां से उच्चारण होता है, इसलिए उसको मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है या मूर्धन्य वर्ण कहा जाते हैं। फिर से एक बार करके देख लीजिए, मूर्धा का ट, ठ, ड, ढ, न, र, श, ल। जिह्वा उस तरफ जाती है, मूर्धा की तरफ। उसके बाद है लू, लू, त, थ, द, ध, न, ल, स। तो यहाँ पे दांत से हमें हवा को बाहर निकालना पड़ता है, यानी इसमें इन वर्णों का उच्चारण करते समय दांत के पिछले वाले हिस्सों से हवा गुजरती है, इसलिए उसको दंत्य वर्ण कहा जाता है। उसके आगे वाले जो है उन वर्णों का उच्चारण करके देखिए, उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। तो इनका उच्चारण करते समय जो है ओठ की सहायता ली जाती है, या ओठ, दोनों ओठ एक दूसरे को चिपकते हैं और उसके बाद आप इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए इन ध्वनियों को या वर्णों को ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। उसके आगे के स्वर है ए, ऐ। तो इनका उच्चारण करते समय कंठ और तालु इन दोनों की हमें मदद लेनी पड़ती है, या जिह्वा जो है वो उस प्रकार से बर्ताव करती है, कंठ और तालु को वो टच करती है। ए, ऐ, तो कंठ से भी आवाज निकलती है और तालु को भी जिह्वा टच करती है। तो इसलिए यह है कंठ तालव्य वर्ण। आगे ओ, औ, ओ, औ। इसमें आवाज ध्वनि तो कंठ से निकलती है, लेकिन ओठ का भी सहारा लेना पड़ता है, इसलिए ये जो वर्ण है वो है कंठोष्ठ। उसके बाद है व का उच्चारण करते समय हमें दंत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए उसको दंत्योष्ठ वर्ण कहा जाता है। उसके बाद च, छ, ज, झ। ये जो उच्चारण में थोड़ी सी भिन्नता हमें दिखा देती है च, छ, ज, झ की। तो ये यहाँ पे ऐसा होगा उच्चारण च, छ, ज, झ। तो ये दंत तालव्य उच्चारण है, इसलिए इसको दंत तालव्य वर्ण कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वर्णों के उच्चारण स्थान देखे। अब इनका उच्चारण भी देखते हैं, क्योंकि जब हम भाषा सीखते हैं तो सभी वर्णों का उच्चारण समय देके सीखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तभी हम आगे जाके उस भाषा का कोई टेक्स्ट या संहिता पढ़ सकते हैं। तो इन स्वरों का और वर्णों का उच्चारण कैसे होगा, इसके लिए हमने उसके जो इंग्लिश फोनेटिक्स जो है वो भी वहाँ पे दिए हैं, लेकिन इसके अलावा आपको स्वयं ये करके जानना होगा कि उच्चारण कैसे होता है। तो स्वरों का उच्चारण इस प्रकार से होगा अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो इस प्रकार से ये स्वरों का उच्चारण होगा, जो कि मराठी में 14 स्वर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ ही आ तो अही और रू और लू को हमने यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि हमें अभी 14 खड़ी के बारे में भी आगे जाके जानकारी लेनी है। और व्यंजनों का उच्चारण
कुछ ही वर्णों का उच्चारण जो है वो हिंदी से भिन्न है, बाकी सब उच्चार जो है लगभग हिंदी से मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे मैं व्यंजनों के उच्चारण बताता हूँ। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, ज्ञ। तो इस प्रकार से ये उच्चारण हमें करने हैं। आगे चलते हैं कि मराठी में जो लेखन किया जाता है फिर इनका, तो वो किस प्रकार से किया जाएगा। हमने इसके पहले देखा है कि कोई भी व्यंजन है वो अपूर्ण है, इसलिए उसको स्वर के साथ मिलाया जाता है तो वो पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा था पहले कि अगर मान लीजिए क है तो क को अगर हमने अ के साथ मिलाया तो यहाँ पे हमें पूरा व्यंजन क मिल जाता है। तो यहाँ पे काना मात्रा वेलांटी कुछ भी नहीं है, केवल एक व्यंजन हमें मिला। लेकिन उसके आगे क प्लस आ, यानी अगर हम उसमें ये चिन्ह, यानी इसको बोलते हैं काना, ये अगर मिलाते हैं तो हमें लेटर मिल जाएगा का। तो ये लेखन चिन्ह है, काना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लेटर हो गया का। तो का से आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं, जैसे कान्हा बना सकते हैं, कादम्बरी बना सकते हैं, कोई भी का से आप आगे लेटर बना सकते हैं। क प्लस ई, तो ई के लिए हम वेलांटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं मराठी में। तो ये इस प्रकार से रहती है, ये है पहली वेलांटी। और इसका अगर हम क के साथ मिलान करेंगे तो हो जाएगा शब्द, हो जाएगा ये चिन्ह की। तो ये हो गया लेखन चिन्ह की का। अगर दीर्घ ही हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए चिन्ह है दूसरी वेलांटी, दूसरी वेलांटी। और यहाँ पे यह बनेगा इस प्रकार से की, ये हो गई दूसरी वेलांटी। क प्लस उ यानी पहला उकार, तो इसको पहला उकार इस प्रकार से देंगे और कु फिर बनेगा इस प्रकार से, ये हो गया कु, जिससे आप शब्द बना सकते हैं कुमार वगैरह। क प्लस उ यानी हम जब दीर्घ उ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको दूसरा उकार कहेंगे और इससे शब्द इस प्रकार से बनेगा, या ये जो अक्षर है वो इस प्रकार से बनेगा कु, जो कि दीर्घ उच्चारण वाला होगा। क प्लस ए यानी एक उसको मात्रा लगेगी और उसको बनेगा के, आप उसे कोई भी शब्द बना सकते हैं। क प्लस ए यानी ए का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होगा और यहाँ पे क प्लस ए से बनेगा क्या। क प्लस ऐ, तो उसके लिए दो मात्रे लगेंगे और उसका जो अक्षर बनेगा वो बनेगा कई, कई। उसके बाद क प्लस ओ हो जाएगा, तो एक काना और एक मात्रा उसको बोलते हैं, एक काना और एक मात्रा। तो फिर वो शब्द बन जाएगा को, एक काना और एक मात्रा से शब्द बन जाएगा को। उसके बाद क प्लस औ,
तो यहाँ पे ये चिन्ह तो है ही और साथ ही साथ में एक काना भी है, तो यहाँ पे अक्षर बन जाएगा क। क प्लस औ, तो उसका जो लेखन चिन्ह है दोन मात्रे आणि एक काना दोन मात्रे, तो उसका जो बन जाएगा वो इस प्रकार से होगा कौ। इससे आप शब्द बना सकते हैं कौरव वगैरह। उसके बाद है क प्लस अम, तो यहां पे ये केवल अनुस्वार और इससे शब्द बनेगा कम। क प्लस आहा, इसका लेखन चिन्ह इस प्रकार से होगा विसर्ग का और इससे बनेगा कह। तो इस प्रकार से हम इसका लेखन कर सकते हैं। पहले हमने उच्चारण देखा, फिर ये जो व्यंजन है उनको स्वरों के साथ मिलान करने के बाद हमें क्या मिलता है, उसका लेखन हमें कैसे करना है, काना किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, वेलांटी किसे कहते हैं, उकार किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें देखी। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, ये जो है ये है काना, ये है पहली वेलांटी, ये है दूसरी वेलांटी, ये है पहला उकार, ये है दूसरा उकार, ये है एक मात्रा, ये है दो मात्रे, एक काना एक मात्रा, उसके बाद दो मात्रे, ठीक है। तो और एक काना भी होगा कौ, एक काना दोन मात्रे। तो इस प्रकार से ये सब लिपिबद्ध हमें करना है। आगे चलते हैं 14 खड़ी। तो 14 खड़ी क्या है कि जब हम इन स्वरों के साथ, इन 14 स्वरों के साथ जब व्यंजनों का मिलान करते हैं तो जो माला हमें मिलती है उसको हम 14 खड़ी कहते हैं। अब 14 खड़ी मराठी का जब हम लेखन करेंगे तो इन सभी अक्षरों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए 14 खड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है, विच वॉज वन ऑफ द बेसिक थिंग टू स्टडी द लैंग्वेज। सो 14 खड़ी में क वर्ग हम पहले देखते हैं। क वर्ग की जो नोटेशंस है या उसका इंग्लिश में भी उच्चारण होगा, उसको आपको एक सैंपल के तौर पर दिखाया गया है और हम ये कोशिश करेंगे कि इन सभी वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। जब हम सभी वर्णों का उच्चारण सीखेंगे तो आगे जाके हमें शब्दों को पढ़ने में सुविधा होगी। तो क से मैं शुरू करता हूँ। क, का, की, कू, कू, के बाद आदत्त वर्ण जो है क्या, कै, को, उसके बाद कौ, कौ, कम, कह। उसके बाद ख का देखते हैं। ख, खा, खी, खू, खू, खे, ख्या, खै, खो, खौ, खौ, खम, खह। ग, गा, गी, गू, गे, ग्या, गई, गो, गौ, गौ, गम, गह। घ, घा, घी, घू, घे, घै, घै, घो, घौ, घौ, घम, घह। आगे चलते हैं च वर्ग में। च वर्ग का उच्चारण असल में ये दो प्रकार से होते हैं कि एक में यह भी मिलाया जाता है और एक में यह नहीं मिलाया जाता है। जैसे
च चा ची ची चू चू चे च्या चै चो चौ चौ चम चहा। और दूसरी प्रकार से भी इसका उच्चारण हो सकता है चो चा ची ची चू चू चे चा चै चो चौ चौ चम चहा। यानी च छ ज झ का जो उच्चारण है उसमें या तो हम य मिला के कर सकते हैं या बिना य मिला के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कंठ तालव्य में जब हम उच्चारण स्थान देख रहे थे तो उसमें जो भिन्नता है वो हमने पहले से देखी है। तो यहाँ पे एक छूटा हुआ है वो है चा और चौ। ठीक है, अब छ का देखते हैं। छ छा छी छी छू छू छे छा छै छो छौ छौ छम छह। ज का होगा ज जा जी जी जू जू जे जा जैक एंड जिल का जा जय जो जौ जौ जम जह। उसके बाद झ का देख लेते हैं। झ झा झी झी झू झू झे झा झै झो झौ झौ झम झा। तो इस प्रकार से ये च वर्ग का हो गया। त ता ती ती तू तू ते त्या तै तो त्वा तौ तम तह। थ का थ था थी थी थू थू थे थै थै थो थौ थौ थम थह। द दा दी दी दू दू दे दै दै दो दौ दौ दम दह। ध धा धी धी धू धू धे ढै धै धो धौ धौ धम धह। न ना नी नी नु नू ने नै नै नो नौ नौ नम नह। ये त वर्ग का हो गया। उसी प्रकार से ट वर्ग का ट टा टी टी टू टू टे टै टै टो टौ टौ टम टह। ठ ठा थी थी ठू ठू ठे ठै ठै ठो ठौ ठौ ठम ठह। ड वर्ग का ड डा डी डी डू डू डे डै दै डो डौ डौ डम डह। ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढै ढै ढो ढौ ढौ ढम ढह। उसके बाद दीर्घ न न ना नी नी नू नू ने
नै, नै, नो, नौ, नौ, नम, नह। प वर्ग में प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पै, पो, पौ, पौ, पम, पह। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फै, फो, फौ, फौ, फम, फह। ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बै, बो, बौ, बौ, बम, बह। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भै, भो, भौ, भौ, भम, भह। म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मै, मो, मौ, मऊ, मम, मह। य वर्ग में य, या, ई, ई, यू, यू, ए, या, यै, यो, यौ, यौ, यम, यह। र, रा, री, री, रू, रू, रे, रै, रै, रो, रौ, रौ, रम, रह। ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लै, लै, लो, लौ, लौ, लम, लह। व, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वै, वै, वो, वौ, वौ, वम, वह। उसके बाद श वर्ग श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शा, शै, शो, शौ, शौ, शम, शह। दूसरा श है श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शा, शै, शो, शौ, शौ, शम, शह। उसके बाद स, स, सा, सी, सी, सू, सू, से, सै, सै, सो, सौ, सौ, सम, सह। ह, हा, ही, ही, हू, हू, हे, है, है, हो, हौ, हौ, हम, ह। ल, ला, ली, लू, लू, ले, लै, लै, लो, लौ, लौ, लम, लह। ल ये द्रविड़ियन वर्ण है और मराठी में इसको स्वतंत्र वर्ण कहा जाता है। क्ष और ज्ञ संयुक्त वर्ण है, उसका भी उच्चारण कैसे होगा देख लीजिए एक बार। क्ष,क्षा, क्षी, क्षी, क्षु, क्षु, क्षे, क्षै, क्षै, क्षो, क्षौ, क्षौ, क्षम,
क्षः। उसके बाद हिंदी में जिसको ज्ञ कहा जाता है उसका मराठी में अलग उच्चारण होगा, ज्ञ, ज्ञा, ज्ञी, ज्ञी, ज्ञू, ज्ञू, ज्ञे, ज्ञा, ज्ञे, ज्ञो, ज्ञा, ज्ञौ, ज्ञम, ज्ञः। तो इस प्रकार से ये उच्चारण हमने देखा, सभी स्वरों का और व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार से मराठी में किया जाता है। अब उसमें कुछ अलग चीज़ें भी उभर के आती है, जैसे यहाँ पे जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, अब मराठी में देख लीजिए एक बार पढ़ के की अनुस्वाराचा उच्चार म असा होत असल्यास त्याबद्दल यम वापरावे आणि तो उच्चार न असा होत असल्यास त्याबद्दल यन वापरावे। यानी जब हम संपूर्ण शब्द का उच्चारण करते हैं तो संपूर्ण शब्द का उच्चारण करते समय हमें म बीच में लेना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे जो अनुस्वार है वो म के जैसा हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। संभाजी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो संभाजी, तो यहाँ पे म का उच्चारण करना पड़ता है। किंतु वही अनुनासिक जब हम शंकर, संग्राम इन शब्दों में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो शंकर, तो इसमें न का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी हमें न का अनुस्वार जो है वो न का उच्चारण हमें वहाँ पे करना पड़ता है। संग्राम में भी वही चीज़ होती है। तो ये समझ में आया होगा कि जब अनुस्वार का हम इस्तेमाल करते हैं तो भले ही हम अनुस्वार लिपि में एक बिंदी देते हैं, किंतु शब्दों के अनुसार हमें उसका उच्चारण करते समय या तो उसमें यम या म का उच्चारण करना होता है या तो उसमें यन यानी न का उच्चारण करना होता है। उसी प्रकार से जब आप इंग्लिश में लेखन करते हैं किसी शब्द का तो भी एक समस्या हो जाती है कि मराठी में पहले देखिए कि शब्दात शेवटी अ या स्वराचा उच्चार होत असल्यास शेवटी ए वापरू नये, यानी शब्द के अंत में अगर अ का उच्चारण नहीं हो रहा है तो हमें वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और इंग्लिश का जब हम स्पेलिंग लिखेंगे तो भी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर किसी प्लेस का नाम हमने लिया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे नाम लिया कोल्हापुर, तो वहाँ पे र अंतिम आता है, उसमें अ का उच्चारण है नहीं, इसलिए उसका स्पेलिंग KOLHAPUR ही हम लिखेंगे, आर के आगे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जोड़ाक्षर आता है यानी कंबाइंड व्यंजन अगर आते हैं तो क्या होता है, तो उसमें हमें लास्ट में अ का उच्चारण एक्स्ट्रा करना पड़ता है या उसमें अ लग जाता है। इसलिए जब हम महाराष्ट्र शब्द लिखते हैं, महाराष्ट्र, तो वहाँ पे श ट र ये तीनों आ जाते हैं और इसलिए वहाँ पे हम जब स्पेलिंग लिखेंगे उसका इंग्लिश में तो MAHRASHTRA लगाते हैं, यानी हम उसका उच्चारण करते समय भी महाराष्ट्र ऐसा करते हैं। उसी प्रकार से अन्य एक शब्द भी हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, हरिश्चंद्र या हरिचंद्र, तो इसमें अंतिम जो है उसमें जोड़ाक्षर आता है, इसलिए उसका भी स्पेलिंग हमें HARICHANDRA इस प्रकार से अंतिम ए दे के करना पड़ता है। तो ये कुछ उच्चारण के संबंधित चीज़ें थी। इसके ऊपर जो सैम्पल क्वेश्चंस बनेंगे वो किस प्रकार से बन सकते हैं, तो यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है, खालीलपैकी ओष्ठ व्यंजन ओळखा, यानी निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन आपको पहचानना है। तो वो कैसे पहचानेंगे आप, तो जो भी वर्ण वहाँ पे दिए होंगे या जो भी व्यंजन दिए होंगे उसका स्वयं उच्चारण करके देखिए। क, तो वो तो ओष्ठ है नहीं, वो कंठ से आ रहा है। श, प, लेकिन प का जब आप उच्चारण कर रहे होते हैं तो आपको महसूस होगा कि प का उच्चारण करते समय आप दोनों ओठों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए प जो है वो ओष्ठ व्यंजन है। तो इस प्रकार से आप स्वयं करके उसको महसूस कीजिए। अब आगे थिंकिंग एक्टिविटी के लिए आपको एक दिया हुआ है कि विचार करा, यानी थिंक ऑन इट। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, श्रीधर, श्रीरंग, श्रावण, तो ये श्र तो हमने पढ़ा ही नहीं इस पूरी वर्णमाला में, लेकिन फिर भी इस प्रकार के वर्ण तो मराठी में आते ही है, ये नाम तो मराठी में आने ही है क्योंकि मराठी पर संस्कृत का प्रभाव है ही है। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों का भी उच्चारण करना है, श्रीधर, श्रीरंग, श्रावण।
साथ ही साथ में जब जोड़ अक्षर आते हैं, जैसे व्रत या फिर रू का ग के साथ मिलान होके गृहपाठ, तो इन शब्दों का उच्चारण इस प्रकार से करना है, वृक्ष। तो ऐसे अलग अलग शब्द लेके आप उच्चारण के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप मराठी के उच्चारण को अच्छी तरह से करने के लिए जो आकाशवाणी केंद्र है, वो जो अभी बिल्कुल आसानी से आपके मोबाइल पर किसी ऐप से मराठी के आकाशवाणी केंद्र सुने जा सकते हैं, उनको आप सुनिए या मराठी फिल्मों को देखिए, तो आपको मराठी शब्दों के उच्चारण के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में यही रुकते हैं। धन्यवाद।